हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कराधान के सवाल को करेंगे और कराधान के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए, पहला सवाल आपको दिया है, वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक शासकीय कर्मचारी की वार्षिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 4,10,000 रुपये है। वह प्रतिमाह 4,000 रुपये अपने सामान्य भविष्य निधि खाते तथा 24,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा प्रीमियम में जमा करता है। वह 25,000 रुपये का राष्ट्रीय बचत पत्र खरीदता है। प्रधानमंत्री राहत कोष जो 100% कर मुक्त है में 20,000 रुपये तथा एक वृद्धाश्रम में 12,000 रुपये जिसका 50% कर मुक्त है दान करता है। उसके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। सभी बचत पर 1 लाख रुपये तक कर मुक्त है। ठीक, और आयकर की दरें यहाँ पे दे रखी है। 2 लाख रुपये तक 0, 2,01,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक 10% और 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 30%। ये दिया है आपको आयकर की दरें। ठीक, इसमें जानना ये है, अपने को समझना ये है, इसमें बचत किसको कहते हैं और दान किसको कहते हैं। देखो, बचत है सामान्य भविष्य निधि, ये हम बचत के रूप में रहते हैं कि हमारे फ्यूचर में ये परिवार को काम आता है। 24,000 रुपये जीवन बीमा, ये भी हमारे फ्यूचर का है। ठीक है, अब 25,000 रुपये जो राष्ट्रीय बचत पत्र, ये भी हमारे फ्यूचर का है। मतलब ये तीनों जो राशि है वो बचत है और बचत पर कभी भी कर नहीं लगता। मतलब 1 लाख रुपये से 1 लाख रुपये तक कोई कर नहीं लगता। 1 लाख रुपये के नीचे अगर रहेगा तो आपको कर देना नहीं पड़ेगा। हाँ, 1 लाख के ऊपर हो गया तो एक बार कर देना पड़ेगा। और जो दान किया गया राशि है, जैसे प्रधानमंत्री राहत कोष में, वृद्धाश्रम में, इसमें जो है इसमें आपको कर लगता है। ठीक है, ये 2 बात आप समझ लिए। अब ये जो दान वाली जो अपना सवाल रहेगा, जिसमें कर्मचारी जो है कुछ पैसा जो है वो दान में देता है, तो दान में जो राशि को देते हैं उसके लिए हमें 8 टॉपिक को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है ना। और जिसमें कर्मचारी ने कोई दान नहीं दिया है, सिर्फ बचत किया है, उसके लिए हमें 6 टॉपिक को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ तक यहाँ पे जो शासकीय कर्मचारी जो है उन्होंने दान दिया है, तो हम इस पे 8 टॉपिक को क्लियर करेंगे। कैसे, अब देखिए, यहाँ पे मैंने टॉपिक को काले पेन से लिख रखा है। ठीक है, पहला टॉपिक क्या है मेरा, कर्मचारी की वार्षिक आय। तो यहाँ पे कर्मचारी की वार्षिक आय दे रखा है 4,10,000 रुपये। ये है हमारे कर्मचारी जो है उसकी वार्षिक आय। ठीक है, इस आय में उन्होंने दान क्या क्या चीज़ दिया, पहले हम दान राशि को निकाल लेते हैं। तो देखिए, दान क्या क्या दिया है। प्रधानमंत्री राहत कोष, प्रधानमंत्री राहत कोष, इस पर उसने कितना रुपए दान दिया है, इस पर उन्होंने 20,000 रुपये दान दिया है और इस पर कोई कर नहीं है, 100% कर मुक्त। माने ये हो गया आपका 20,000 रुपये, ये हो गया। ठीक, सेकेंड उसने क्या किया, वृद्धाश्रम पर दान दिया, उस पर 50% कर है। वृद्धाश्रम पर कितना 1,000 रुपये, 12,000 रुपये पर कितना प्रतिशत है, 50% कर मुक्त है। तो इसका 50% हम यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं। तो 12,000 गुणित 50/100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो मैंने काट दिया, तो ये हो गया 5 शून्यम शून्यम, 5 शून्यम शून्यम, 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 5 एकम 5 और 1 6 रुपये, ये हो गया। तो 6,000 रुपये यहाँ पे हो गया। तो कुल राशि कितना हुआ, मतलब 20,000 और ये 6,000 रुपये को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 26,000 रुपये। ठीक है,
ये कुल राशि जो दान किया गया था ये है 26,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, शेष आय निकालेंगे, मतलब वार्षिक आय में से दान की गई राशि को माइनस करेंगे। तो वार्षिक आय है मेरा 4,10,000 रुपये और दान की गई राशि है 26,000 रुपये। तो 4,10,000 में से 26,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 3,84,000 इसका शेष आय हुआ। ठीक, मतलब वार्षिक आय में से मैंने क्या किया, दान की गई राशि को निकाल दिया, तो ये हो गया 3,84,000 रुपये हो गया। अब चौथा पॉइंट है कर में छूट हेतु जमा राशि, मतलब जो हमने बचत किया है उस राशि को हमें अब निकालना है। तो सबसे पहले बचत क्या है, सामान्य भविष्य निधि खाते पर, सामान्य भविष्य निधि खाते पर 4,000 रुपये प्रति माह। अब ये प्रति माह लिखा है, इसका मतलब मेरे को इसको साल में लाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, 4,000 को 12 से गुना कर देंगे। तो 4,000 को 12 से गुना कर दिए तो ये हो गया 48,000, ये हो गया 48,000 रुपये। सेकेंड कर रहे हैं वो जीवन बीमा प्रीमियम दे रहे हैं, जीवन बीमा प्रीमियम, ये उसने वार्षिक दिया, मतलब इसको कितने रुपए वार्षिक दिया, 24,000 रुपये। तो ये हो गया 24,000 रुपये। ठीक है, और तीसरा, अब राष्ट्रीय बचत पत्र पर उसने वार्षिक दिया कितना, 25,000 रुपये, ये हो गया इसका वार्षिक 25,000 रुपये। अब इसको हम टोटल करेंगे, माने बचत को टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका, ये हो गया आपका 97,000 रुपये, ये हो गया आपका बचत है 97,000। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, छूट, अपने को छूट योग्य राशि, मैंने सभी बचत पर 1,00,000 रुपये छूट, यहाँ पे लिखा है, क्वेश्चन में लिखा रहेगा सभी बचत पर 1,00,000 रुपये छूट, सभी बचत पत्र में 1,00,000 रुपये, लेकिन ये 1,00,000 से कम है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये 97,000 है और हमको बचत कितना दिया है कि सभी बचत पर 1,00,000 रुपये छूट, तो ये 1,00,000 से कम है ना, मतलब इस पर जो है कोई कर नहीं लगेगा। ठीक, तो कर योग्य आय कितना होगा, तो शेष आय, माने अपन जो राशि दान किए, जो शेष आय अपना निकला, कितना निकला था, 3,84,000 रुपये से माइनस करेंगे छूट योग्य राशि, माने ये अपना छूट हो गया है तो इसको हम माइनस कर देते हैं। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, कर योग्य आय निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इसको हम जब माइनस करेंगे तो आएगा 2,87,000, ये हो गया मेरा 2,87,000। मैंने अब हमको इस पर आयकर की गणना करना है। ओके, इस पर हम आयकर की गणना करेंगे। तो अब आयकर की गणना के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये 2,80,000 था। आयकर की गणना में पहला पॉइंट क्या दिया है, 2,00,000 रुपये तक कोई कर नहीं, कोई कर नहीं, अरे 2,00,000 रुपये तक हमको कोई कर नहीं देना पड़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है हमारा, अब सेकंड क्या है, 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये पर 10%, और हमारा क्या आया है 2,87,000, माने इसी के अकॉर्डिंग में है। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब आयकर निकल जाएगा, आयकर, इसमें क्या होगा, कर योग्य आय, कर योग्य आय कितना है, हमको इस पर कर देना है, माइनस करेंगे 2,00,000 को, ठीक है, का 10% हम निकालेंगे। इन दोनों को पहले माइनस कर लेते हैं तो आता है 87,000 का 10%, इसका पहले 10% हम निकाल लेंगे, 87,000 इंटू 10/100, तो ये हो जाएगा आपका, ये जीरो कटा, ये जीरो कटा, बने 8,000
700 रुपये। ये हो गया मेरा आयकर, ये निकल गया मेरा आयकर बराबर 8700 माने 8700 रुपये आयकर। ये मेरा आयकर निकल गया। अब 7 पॉइंट कितना क्या था, शिक्षा उपकर में 3%। हमेशा याद रखना शिक्षा उपकर में 3% लगता है किसका, आयकर का। तो आयकर कितना है मेरा 8700 गुणित 3/100। ये 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो काट देंगे और गुना करेंगे तो आएगा 261 रुपये। ठीक, और ये आपका 8वां पॉइंट, सॉरी यहाँ पे है 8वां पॉइंट। ठीक है, 8वां पॉइंट है कुल देय आयकर। देखो क्या बोल रहा है, कुल देय आयकर। आयकर कितना है मेरा 8700 प्लस शिक्षा उपकर कितना आया 261। तो कुल देय आयकर मेरा ये निकल गया, कुल देय आयकर, कुल देय आयकर हो गया मेरा 8961 रुपये। ये हो गया आपका सवाल। यह है प्रश्न दूसरा। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन 7,20,000 रुपये है। वह सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक जमा करता है, 20,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा की किस्त जमा करता है, 30,000 रुपये राष्ट्रीय बचत पत्र में निवेश करता है, अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये दान करता है जिसका 50% कर मुक्त है। तो उनके द्वारा वर्ष के अंत में देय आयकर की गणना कीजिए। इसमें से बचत अपना क्या क्या है, सामान्य भविष्य निधि एक बचत है जो मासिक है जिसको 12 से गुना करेंगे, एक है वार्षिक जीवन बीमा ये भी बचत है, और एक राष्ट्रीय बचत पत्र ये तो अपना बचत है जिस पर कर नहीं लगता। और बाकी अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये उसको 50% जो है वो कर मुक्त किए हैं। और आयकर की दरें यहाँ दे रखा है 2 लाख रुपए तक शून्य, माने कोई कर नहीं लगेगा। 2,001 रुपये से 2,01 रुपये से 5 लाख रुपए तक 10% और 5,01 रुपये से 10 लाख रुपए तक 20%। ठीक, अब इसमें दान किया है इसका मतलब हमें 8 पॉइंट कवर करना है, जिसमें पहला पॉइंट है नवीन की वार्षिक आय क्या है 7,20,000 रुपये, ये है नवीन की वार्षिक है। अब दान की गई राशि सेकंड पॉइंट है जिसमें उसने अनाथ आश्रम में 15,000 रुपये पर 50% कर मुक्त है, मतलब 15,000 का हम 50% यहाँ पे निकाल लेंगे बटे 100। ये 2 जीरो कट गया तो 5 शून्यम शून्यम 5 शून्यम शून्यम 25 की 5 हासिल 2 5 एकम 5 और 2 7। माने कुल राशि अनाथ आश्रम में सिर्फ एक ही चीज़ है उसका दान की गई राशि, तो कुल राशि भी हमारा उतना ही रहेगा। ये हो गया। अब हमको निकालना है शेष आय। तो तीसरा पॉइंट शेष आय मतलब क्या होता है, वार्षिक आय माइनस दान की गई कुल राशि। वार्षिक आय कितना है इसका 7,20,000 रुपये इसका वार्षिक है, और दान कितना किया है उसने, वार्षिक आय है अपना 7,20,000 और दान की गई राशि है 7,500 रुपये। ठीक, तो शेष आय हमारा निकल गया, शेष आय ये निकला 7,12,500 रुपये। अब ये बचा मेरे पास शेष आय 7,12,500 रुपये। अब चौथा पॉइंट है कर में छूट हेतु जमा राशि, मतलब जो बचत किया गया है उस राशि को हम काउंट करेंगे। सबसे पहले देखो सामान्य भविष्य निधि में 4,000 रुपये मासिक देता है, तो 4,000 रुपये मासिक दे रहा है तो इसको मैं 12 से गुना कर लूँगी तो हो जाएगा ये 48,000 रुपये। राष्ट्रीय बचत पत्र पर निवेश कितना करता है 20,000 रुपये, और जीवन बीमा में निवेश करता है 30,000 रुपये। इसको जब मैं टोटल करूँगी तो आएगा 98,000। ये 98,000 रुपये ये आएगा इसका टोटल राशि। ये हो गया अपना। अब क्या करेंगे, ये हो गया अपना
अभी जो 98,000 है उसमें देखो क्वेश्चन में लिखा है इसमें कि सभी बचत 1,00,000 रुपए कर मुक्त है, 1,00,000 रुपए, और ये 1,00,000 से कम है, मतलब इस पर जो है कोई कर नहीं लगेगा। ठीक, तो कर योग्य आय निकाल लेंगे। तो शेष आय में से माइनस करेंगे छूट योग्य राशि। तो शेष आय हमारा कितना है? शेष आय हमको दिया है 7,12,500 माइनस करेंगे 98,000, ये अपने को माइनस करेंगे। माइनस करने से क्या मिल जाएगा मेरे को? ये मिलेगा कर योग्य आय, है ना, ये हमको ये मिलेगा। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा 6,14,500 रुपये। ये माइनस करने पर ये आया। अब हम आयकर की गणना करेंगे। देखो, आयकर की जब गणना करेंगे तब आयकर की गणना में सबसे पहले हमको क्या दे रखा है? 2,00,000 रुपए पर कोई कर नहीं। ठीक, इसको देखते हुए 6,14,500 को देखते हुए, माने इस पर हमको कोई कर नहीं लगेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा सेकेंड है 2,01,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक 10%। हमको यहाँ पे कितना दे रहा है? 6,14,500, मतलब ये भी इसके अंतर्गत नहीं आएगा, इसके अकॉर्डिंग ये भी नहीं है। ठीक, तो फिर भी हमको इसका पहले 10% निकालना पड़ेगा। तो 10% कैसे निकालते हैं? देखो, ये जो तुम्हारा 5,00,000 रुपये है, ये 5,00,000 रुपये में से 2,00,000 रुपये को माइनस कर देंगे और जितना आएगा उसका 10% पहले हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5,00,000 में से 2,00,000 माइनस करेंगे तो होगा 3,00,000। ठीक, 3,00,000 का 10% मतलब 10/100। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया, तो ये हुआ 30,000 रुपये। 10% मेरा निकला 30,000 रुपये। अब हम 20% निकालेंगे। थर्ड क्या लिखा है? 5,01,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक 20%। पहले मैंने 10% निकाला, अब मैं 20% निकालूंगी। 20% जब निकालूंगी तो क्या आएगा? आयकर कर योग्य राशि, कर योग्य राशि कितना था? 6,14,500 माइनस करेंगे 5,00,000 को। अब इसका जितना आएगा उसका 20%। तो इसको 6,14,500 में से 5,00,000 को अगर माइनस करूँगी तो आएगा 1,14,500 का 20%, 20/100। ये 2 जीरो कट गया, इसको गुना करेंगे तो आएगा 22,900 रुपये। ठीक, मेरा 10% भी निकल गया, 20% भी निकल गया। तो कुल आयकर कितना होगा? तो कुल आयकर बराबर होता है 10% प्लस 20%। ठीक है, तो ये निकलेगा मेरा कुल आयकर। 10% कितना आया मेरा? 30,000 और 20% आया 22,900। कुल आयकर जब इसको जोड़ेंगे तो आएगा 52,900 रुपये। ठीक, ये मेरा हो गया 6वां पॉइंट। अब 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट है शिक्षा उपकर पर 3%। ठीक, शिक्षा उपकर मैंने आयकर का 3%, मैंने 52,900 को 900 गुणित 3/100। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कट गया, गुना करेंगे तो आएगा 1,587 रुपये। ये हो गया मेरा 7वां पॉइंट। अब ये 8वां और अंतिम पॉइंट, कुल देय आयकर। कुल देय आयकर।
कुल देय आयकर बराबर क्या होता है, आयकर धन शिक्षा उपकर। ठीक, तो कुल देय आयकर हम यहाँ निकाल लेते हैं। आयकर मेरा है 52,900 और शिक्षा है 1,587। इसको जब मैं जोड़ेंगे तो आएगा 54,487 रुपये। ये है मेरा कुल देय आयकर। ठीक है, ये कब के लिए है, ये 20% के लिए है। 20% जब अपना निकालना है तब कैसे करेंगे, पहले 10% फिर 20%। ठीक है, और दान की गई राशि देगा तो दान की गई राशि को पहले हम प्लस करेंगे, उसके बाद बचत को प्लस करेंगे। ठीक है ना, ये हो गया आपका 10 और 20% जिसमें दान की गई राशि आपको दिया रहेगा। अब यह है नेक्स्ट सवाल। वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय 3 लाख रुपए थी। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता था तथा उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था। यदि 1,50,000, यहाँ से आप लोगों को आयकर की दरें दिया है। यदि 1,50,000 रुपये तक कोई आयकर नहीं है तथा 1,50,000 रुपये से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देय हो एवं सभी बचत पर छूट की अधिकतम सीमा 1 लाख रुपए हो तो उसके द्वारा देय आयकर की गणना कीजिए। ठीक है, तो मेरा पहला पॉइंट क्या था, मेरा पहला पॉइंट था कर्मचारी की वार्षिक आय। तो यहाँ पे रमेश की वार्षिक आय, रमेश की एकदम 6 स्टेप याद रखना। रमेश की वार्षिक आय कितना दिया है, 3 लाख रुपए। ये हो गया मेरा पहला। सेकंड क्या रहेगा, कर में छूट योग्य राशि। ठीक, पहला देखो क्या कर रहा है वो, सामान्य भविष्य निधि खाते पर 1,000 रुपये प्रति माह। सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह बता रहा है ना, मतलब 1,000 रुपये को मैं 12 से गुना कर दूंगी तो हो जाएगा 12,000 रुपये। ठीक है, इसको मैं ये साइड लिखती, ये आया मेरा 12,000 रुपये। ठीक, अब जीवन बीमा प्रीमियम में 12,000 रुपये वार्षिक दे रहा है, मतलब 12,000 को हमें कुछ नहीं करना है, ये वार्षिक ही दे रहा है। तो कर में छूट योग्य आय, मतलब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000 रुपये आ जाएगा। 12 24,000 रुपये, ये हो गया कर में छूट योग्य आय। मैंने मेरा फर्स्ट पॉइंट भी निकल गया, सेकंड पॉइंट भी निकल गया। अब थर्ड है कर योग्य आय। अब तीसरा पॉइंट है हमारा कर योग्य आय बराबर क्या होता है, वार्षिक आय माइनस करेंगे छूट योग्य राशि से। तो वार्षिक आय हमको क्या दिया है, 3 लाख रुपए, और छूट योग्य राशि हमारा कितना निकला, 24,000 रुपये। तो कर योग्य आय हमारा माइनस करेंगे तो कर योग्य आय हमारा निकल जाएगा। तो कर योग्य आय निकला 2,76,000 रुपये। ठीक, अब 2,76,000 रुपये, और आप क्वेश्चन में देखना आयकर की दरें में पहला दिया है क्या, जो हम चौथा पॉइंट निकालेंगे आयकर की दरें किस पर निकालेंगे, इस अमाउंट पर निकलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है, 1,50,000 रुपये पर कोई कर नहीं, तो हम फर्स्ट को उतार देंगे। 1,50,000 रुपये पर कोई कर नहीं। ठीक, सेकंड क्या दे रखा है, सेकंड कह रहा है सेकंड से हमको निकालना पड़ेगा आयकर। ठीक,
तो आयकर जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा जो कर योग्य आय निकला है 2 लाख, ये जो हमारा कर योग्य आय है माइनस किससे करेंगे, ये 1,50,000 से, 1,50,000 रुपये से, और जितना निकलेगा उसका 10%। तो सबसे पहले इसको इससे माइनस कर देते हैं, ठीक। तो क्या आ रहा है, 1,26,000 रुपये का 10% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1,26,000 गुणित 10/100। ये जीरो से ये जीरो काट देते हैं और इससे इसको काट देते हैं तो क्या निकलता है, 1,00,000, तो हमारा निकलता है 12,600 रुपये। तो आयकर हमारा क्या निकल गया, आयकर निकला हमारा 12,600 रुपये। ये निकल गया मेरा चौथा पॉइंट। पांचवा क्या है, शिक्षा उपकर, ठीक, जिस पर हमेशा याद रखना, शिक्षा उपकर पर अगर प्रतिशत पूछे तो 3% ही लगता है। तो शिक्षा उपकर पर 3%, माने आयकर जो लिया है 12,600 का 3% अपन निकालेंगे तो का 3%, तो क्या हो जाएगा, 12,600 गुणित 3/100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काटते हैं और गुना करेंगे तो हमारा निकलेगा 378 रुपये। निकल गया पांचवा। एकदम 6 के 6 पॉइंट याद रखो। छठवां है कुल देय कर, कुल देय आयकर, मतलब हमें कितना रुपए देना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, आयकर में से शिक्षा उपकर को जोड़ेंगे। आयकर दिया है 12,600 और शिक्षा उपकर निकला ये, तो कुल देय आयकर हमारा निकल जाएगा 12,978 रुपये, है ना। मतलब कुल देय आयकर हमारा निकल गया, कुल देय आयकर 12,978 रुपये। अब यह है अगला क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय मकान किराया भत्ता छोड़कर 40,000 रुपये है। अब यहाँ मासिक आय दे रहा है 40,000, तो इसको 12 से गुना करके हम उसको वार्षिक बना लेंगे। वह 42,000 रुपये वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, मतलब 42,000 वार्षिक है, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तथा 6,000 रुपये अर्धवार्षिक प्रीमियम LIC में दिया। अब अर्धवार्षिक बोल रहे हैं तो आपको पता होगा कि एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो इसको वार्षिक बनाने के लिए हम 2 से गुना करेंगे तो यह हमारा वार्षिक में कन्वर्ट हो जाएगा। यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपये प्रति माह आयकर देता है। अब वो क्या कर रहा है, प्रथम जो 11 महीने में वो प्रति माह माने एक माह में वो 1,600 रुपये आयकर दे देता है। तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसके द्वारा भुगतान किए गए आयकर की गणना कीजिए। तो ये जो 11 माह के लिए जो इसने पहले ही एक माह का 11 माह के लिए उन्होंने जो दे चुका है अग्रिम राशि, उसको हम बाद में करेंगे। पहले हम 6 पॉइंट को निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद अग्रिम जमा को हम सॉल्व करेंगे। और आयकर की दरें यहाँ पे दे रखा है, देखो 2,50,000 रुपये तक 0, 2,50,000 1 से 5 लाख रुपए तक 10%, 5 लाख 1 से 10 लाख रुपए तक 20% और 10 लाख 1 से अधिक पर 30%। अब देखते हैं इसको हम कैसे हल करें। अब देखिए, कर्मचारी की वार्षिक आय हमसे पूछा है और दिया है 40,000 रुपये मासिक, तो हम क्या करेंगे 12 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 4,80,000 रुपये। तो वार्षिक आय क्या हो गई, 4,80,000 रुपये। अब कर में छूट योग्य आय को देखें, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि, सामान्य भविष्य निधि में उसका वार्षिक ही है ना, तो हम क्या करेंगे, वार्षिक बोल रहा है कितना 42,000, ये हो गया इसका सामान्य भविष्य निधि पे। दूसरा क्या बोल रहा है, LIC में, LIC में वो क्या कर रहा है 6,000 रुपये अर्धवार्षिक दे रहा है।
तो अर्धवार्षिक जब दे रहा है तो हम क्या करेंगे, 6,000 रुपये को 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12,000 रुपये। ठीक, अब कर में छूट योग्य राशि हमारा प्लस करेंगे तो निकल जाएगा। ये होगा कर में छूट योग्य राशि, प्लस करेंगे इसको और इसको प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 54,000 रुपये। ये हो गया हमारा कर में छूट योग्य आय। ठीक, अब तीसरा पॉइंट हमारा क्या है, कर योग्य आय बराबर क्या होता है, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय हमको क्या दिया है, 4,80,000 रुपये और छूट निकला है हमारा 54,000 रुपये। माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, कर योग्य आय निकलेगा, कर योग्य आय। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 4,26,000 रुपये। ये हो गया। चौथा पॉइंट क्या है, आयकर की गणना। आयकर की गणना, सबसे पहला पॉइंट हमको क्या लिखा है, 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हमको वैसे ही उतार देना है, 2,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं। ये हो गया। ठीक, सेकेंड आयकर बराबर ये क्या दे रहा है, 4,26,000 रुपये। यही हमारा आयकर कर योग्य आया है, 4,26,000 रुपये, है ना। तो हमारा देखो आयकर की दरें दिखाओ, देखो आयकर की दरें ये है। ठीक है, हमारा कितना आया है, 4,26,000। तो 4,26,000 देखो ये दूसरे में जाता है क्योंकि 5 लाख रुपए तक हमको 10% देना है और हमारा कितना आया है, 4,26,000 रुपये। मतलब मेरे को ये 10% पर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, हमारा कर योग्य आय कितना आया है, 4,26,000 रुपये। माइनस करेंगे ये 2,50,000 रुपये तक और जितना आएगा उसका 10%। अब इन दोनों को माइनस करेंगे किसको, 4,26,000 से 2,50,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 1,76,000 का 10% निकालेंगे। तो ये हो गया 1,76,000 गुणित 10 बटे ये हो गया 100। नीचे के 2 जीरो से ऊपर के 2 जीरो को काट दिए तो 1,76,000। ये हो गया हमारा आयकर। आयकर बराबर 1,76,000 मतलब 17,600। ठीक, पांचवा पॉइंट क्या है, शिक्षा उपकर। शिक्षा उपकर पर 3%। ठीक, मतलब आयकर कितना है, 17,600 का 3% निकालेंगे बटे 100। ये 2 जीरो काट दिए और गुना करेंगे तो आएगा 528। ठीक, अब छठवां पॉइंट है देय आयकर। देय आयकर, देय आयकर में क्या करते हैं, आयकर को जोड़ते हैं शिक्षा उपकर के साथ। तो आयकर है 17,600 और शिक्षा उपकर है 528। तो देय आयकर हमारा कितना निकला, तो 18,128 रुपये उसका हुआ देय आयकर, है ना। अब हमको क्या पूछ रहा है, उसने अग्रिम जो है 11 माह, 1 महीने का उसने 1,600 रुपये दे दिया है। हम सबसे पहले हम 11 माह का निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कर्मचारी द्वारा 11 माह में जमा आयकर। उसने जो पहला 11 माह में उसने जमा आयकर, तो 1 माह में कितना रुपए दिया था, 1,600 रुपये दिया था। तो 11 माह कितना हो जाएगा,
तो ये हो गया आपका, गुना किए तो 17,600 रुपये। ये कितने महीने का हुआ? 11 माह। उसने जो 11 माह में एक महीने में इतना रुपये दिया है 1,600 रुपये, तो 11 माह में इतना रुपये उसने पहले ही दे चुका था। ठीक, तो उसे कितना रुपये अंत में देना पड़ेगा? तो लिखेंगे अंतिम माह में देय आयकर। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इससे पहले से 17,600 रुपये पहले उसने दे रखा था। अब अंत में कितना रुपये देना पड़ेगा? तो ये तो उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अपना आयकर जो है अपना, वो कितना रुपये है अपना? ये है देय आयकर। ठीक है ना, मैंने लास्ट में हमको इतना सारा देना था, तो ये हो गया अपना देय आयकर। ठीक, माइनस कितना करेंगे? 17,600 को, तभी हमारा निकलेगा कितना रुपये देना पड़ेगा। तो हमको लास्ट में देना पड़ेगा 528 रुपये। ये हो गया इसका आंसर।